किसानों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। और भैया अपना काम चालू रहेगा। एम्बुलेंस को हमें किसी को मरीज भाई हम बिल्कुल सीधे दे दो। आज देश की 60 करोड़ जनता जो कि कृषि पर आधारित है, 250 किसान मजदूर संगठन, कांग्रेस, राजद, वामपंथ सहित देश के 12 विपक्षी दलों के आह्वान पर पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन, जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी सरकार आपकी तानाशाही चलने नहीं दी जाएगी। तुम्हारी बनेगी जो मर्जी कर रहे हैं। किसान को उसकी मूल्य समर्थन एमएसपी में मिलाना चाहिए था, वो लेकर नहीं आएगा। किसान को मजाक बना रखा है। वाकई तस्वीरें बोलती हैं। नमस्कार। देश के कई इलाकों में आज किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। खेती किसानी के विरोध में जो बिल है उसके खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। पंजाब हरियाणा में तो जब रेल रोको प्रदर्शन है 29 तारीख तक चलेगा। रेल की पटरियां गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर और जलालाबाद में घेरी जाएंगी, रोकी जाएंगी। तो खेती किसानी से जुड़े बिलों के खिलाफ देश के तमाम इलाकों में किसान जो थे वो सड़कों पर नजर आए। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के साथ कई किसान संगठनों ने आज भारत बंद की अपील की थी। पंजाब और हरियाणा में किसानों का गुस्सा सबसे ज़्यादा नज़र आया। हालांकि इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश के किसान भी पीछे नहीं हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 तस्वीरें कहाँ से ये दृश्य आए हैं, ज़रा थोड़ा सा सुनते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब के करीब 31 किसान संगठन थे जो आज सड़कों पर उतरे। तो फिलौर पंजाब में आपको बता दें तस्वीरें हैं कि फिलौर के पास अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया। पंजाब किसानों के आंदोलन का केंद्र बिंदु बना हुआ है। राज्य के कोने कोने में किसान बिलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये लोग अकेले नहीं हैं, इनको हर तबके का साथ मिल रहा है। किसानों के साथ आज कई और समाज के वर्ग भी जुड़े, चाहे वो कारोबारी हो या संगीत और फिल्म जगत से जुड़े लोग। सिद्धू मूसेवाला यहाँ के एक मशहूर स्थानीय गायक हैं। आज वो किसानों के समर्थन में मनसा में जुटे और आइए सुनते हैं। सरपंच साहब भाई ने की करिए मेहरबानी वीर बन के बैठ जाओ। ये कहना कि एक किसान विरोधी बिल नहीं है, लोक विरोधी बिल है। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ 23 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਡੀਨਿਸ ਬਾਪਸਲੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ तो कई गायक यहाँ पर हमें एक साथ नजर आए। उधर अमृतसर में महिलाएं भी प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं। आइए उनकी आवाज भी थोड़ी सुनिए। तो किसानों को अपनी चिंता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की अनदेखी कर रहे हैं। वे बड़ी जिम्मेदारी से अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अगर एम्बुलेंस जगह मांगती है तो उसके लिए रास्ता भी बना रहे हैं।
तो ये तस्वीरें भी पंजाब से आ रही हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें यूपी से भी देखने को मिली हैं आज, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम पंजाब की आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को हम किसी को रोका, मरीज भाई हूं बिल्कुल सीधे दे रोकना। अरे मैं सभी किसान भाइयों को कह रहा हूं, ट्रैक्टर पे बैठे उतर कर आ जाओ ना, लोगों पीछे से भी ट्रैक्टर आ गया। तो हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन भी इस समय पंजाब में ही हैं, किसानों से मिलकर उनकी परेशानियों को जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कितना उनमें गुस्सा है, क्या किसान जो है कहना चाह रहे हैं। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। कले कले मार ना खाओ, कले मोदी दा करो स्यापा, तब के पिटो है। किससे नाराज हैं आप? केंद्र सरकार से नाराज हैं, प्रदेश सरकार से? अभी आप किन के खिलाफ हैं? हम केंद्र सरकार से नाराज हैं अभी तो। जो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं 3, वो किसान, मजदूर और दुकानदारों को मार डालेंगे। इसलिए हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना सरकारी खरीद बंद हो जाए, मंडीकरण बंद हो गया, FCI टूट जाएगी, जो भी सरकारी अदारे हैं वो टूट जाएंगे और प्राइवेट सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त हम एक तरह से हरसिमरत बादल का कंस्टिट्यूएंसी पड़ता है ये, यहाँ तब भी आप विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि हमने इस्तीफा दे दिया, हम आप ही के साथ हैं। नहीं, हम तो विरोध केंद्र सरकार का ही कर रहे हैं। अच्छा, जो केंद्र सरकार ने ये 3 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं, ये किसान मारू का, हम तो इसे काले कानून का नाम देते हैं। अच्छा, ये काले कानून है, जिसके लिए MSP तो ये कहते हैं भी हम रहेगी, लेकिन अभी MSP खत्म होने का रास्ता खुल गया है। तो आप केंद्र सरकार से नाराज हैं या जैसे बादल भी सरकार के हिस्से हैं, उनसे भी क्या नाराजगी है? जो भी है नाराजगी तो हमें सभी सरकारों से है। सभी से है। हाँ, जो केंद्र की सरकार है उसने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए, तो ये हमारे हरसिमरत कौर बादल थी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की MP थी, वहाँ पे केंद्रीय मंत्री थी। पहले इसने मैंने तो सोचता नहीं हूँ भी रौला डाला होगा, कोई रौला अगर लोकसभा में उठाया नहीं होगा। आपको नहीं, आप बिलीव नहीं करते? नो बिलीव तो हम किसी पे भी नहीं करते। वो तो कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पे घूम रहे हैं गांव में, हम भी अपना धरना वगैरह कर रहे हैं। हरसिमरत तो सुखबीर वो मानते हैं अभी तो सारे ही करेंगे, बाई रो रहे, अगली अभी तो सारियां पार्टियां विरोध करती हैं, अगलियां कुर्सियां रो रहे हैं जी। किसान के साथ कोई नहीं, मगर कोई फिरदार भी वो कुर्सी ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋ ਰਹੇ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਭੱਜ ਭੱਜ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। बट इससे पहले आप किसको यहाँ वोट ज्यादा डालते थे? आप अकाली कोई बादल कोई पड़ता था यहाँ पे? सर जंगल में वोट पड़ती है, वहाँ पर तो जानवर है, हम तो इंसान है। जहाँ पर सिविलियन है, पॉपुलेशन है, तो वोटिंग तो होती होगी। जाहिर है, जाहिर सी बात है, किसी की तो पड़ती है, किसी को भी पड़ती है, वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है आम इंसान को ऐसे कर दी जाए। मन मर्जी से जमीन इनकी है, मन मर्जी से ऑर्डिनेंस पास कर दिया, कोई ये मन मर्जी है। इसका मतलब सीधे जिसके नाम के ऊपर जमीन है, सीधा टारगेट वोट नहीं है, वो तो सीधा टारगेट को लग रहा है, सीधा टारगेट है, उसके पीछे इनडायरेक्टली टारगेट है। ठीक है, सभी है, कोई नहीं बचेगा इसमें, कोई नहीं बचेगा। कहने की बात कुछ और है और आगे जाकर इसके नतीजे बहुत खतरनाक है। चलिए, तो यहाँ हम ना सर थमा तो इनको कोई रोक पाना बहुत मुश्किल है। ऑर्डिनेंस वापस ले लेनी पूरी कोशिश, हमने उम्मीद से हमने पूरा करे, उसने नहीं मानी। हम हमारे को होर कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश मोदी सरकार को मनाने की पूरी कोशिश। तो आप सब में उनके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है? नहीं गुस्सा, आप सब ठीक हैं जो जैसे उन्होंने किया? वो हमेशा किसानों के लिए लड़ते हैं, आज भी किसानों के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, किसान और मजदूर की श्रोमणी अकाली दल पार्टी है। देख लो आप फार्म में बैठे। तो खेती से जुड़े इन बिलों के मुद्दे पर सरकार छोड़ने वाली अकाली दल जो लड़ाई में इस वक्त हर तरह से किसानों के साथ दिखने की वो कोशिश कर रही है, बल्कि सुखबीर बादल कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था। श्रीनिवासन जैन ने उनसे भी बात की। Atomic bomb, Akali Dal blasted in parliament. You see this whole thing has changed. Did any of the senior leaders in Lok Sabha of Congress raise the issue? They left third rank leaders to fight it. And when that voting came, when voting was there, there was none of them were there. No Congress MLA was there. But they said that you, but they said that no Rahul, where were no they? Sonia, no Rahul, but they said that y'all, I mean, you resigned because they put pressure. They were saying, why are you not resigning? Why are you not resigning? You think we bother about them? You think I need a certificate from captain?
You think I need a certificate from them? तो बातचीत लंबी है, लेकिन एक अंश और हम दिखा सकते हैं इस बातचीत का, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। ਤੁਸੀਂ याद है ਉਹ वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुई सी, ਉਹ जापान ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ 5 ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਬ ਨਾਲ देश हिल गया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं, अमृतसर में वहाँ पर हैं। मोहम्मद गजाली, आप कहाँ पर इस समय ज़रा नज़ारा मैं देखना चाहूँगी। मुझे कहा जा रहा है आपके साथ किसान भी हैं और हम देख सकते हैं आगे पीछे पुलिस भी खड़ी हुई है। बैरिकेड, रेल रोको, जिस तरह से आज अभियान पूरा था। आज इस समय शाम को क्या आकलन है आपका, किस तरह से आज किसानों का पंजाब में बंद रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अमृतसर ज़िले में, ये देवीदासपुरा गांव है मेरे बाईं तरफ, और आप देखें कि कितने किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये रेलवे ट्रैक है जो अमृतसर जंक्शन को या अमृतसर शहर को कह लें, ये रेलवे लाइन दिल्ली से जोड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर किसान हैं जो सामने लगे हुए धरने से थोड़ी दूर आके बैठे हैं ताकि हम इनसे बातचीत कर सकें। दूसरी बात, आज जो है भारत बंद का आह्वान दिया था 31 किसान यूनियन जो पंजाब की हैं, खासा असर रहा। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर यूनियन ज़्यादा सरगर्म है, तो वहां पर असर ज़्यादा देखने को मिला, जैसे भटिंडा, मुक्तसर, संगरूर, बरनाला और वो इलाका जो पंजाब का मालवा का क्षेत्र कहा जाता है। हम इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं, सरहदी ज़िले हैं, अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर, तरन तारण के इलाके में हैं, अमृतसर शहर में। यहाँ पर हमारे साथ उस किसान यूनियन के लीडर भी हैं जिन्होंने ये रेल रोको आंदोलन या रेल रोको जो प्रोटेस्ट है उसका कॉल दिया था, और आज जाके ये 3 दिन का रेल रोको प्रोटेस्ट कहा गया था, 24, 25 और 26, लेकिन आज इन्होंने कहा है कि ये आगे 29 तारीख तक बढ़ा दिया जाएगा। एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, या एक जो दिलचस्प चीज़ है बताऊं, ये सरवन पंधेर हैं हमारे साथ, जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के यहाँ जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने पंजाब में इस इलाके में कृषि कानूनों का पंजाबी तर्जुमा या ट्रांसलेशन अनुवाद करके किसानों को बताया भी है कि इस कृषि कानून से हमें मसला क्या होगा। हम इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि इन्होंने खुद क्या देखा उस कृषि कानून में और किस तरह की दुश्वारी ये समझते हैं। सरवन जी, ये बताएं कि क्या आपने कानून में ऐसा पढ़ा है या देखा है जिसको लेके आपने इतने लोगों को इकट्ठा किया है या किसानों को बुलाया है? ऐसा क्या आपको? देखिए जी, उनके अलग अलग पॉइंट हैं। जो जरूरी वस्ता शोध कानून है उनमें तो कंपनियों को किसानों से वस्तु खरीद के स्टोर करने का अधिकार मिल गया, उसके साथ वो शहर और मजदूर की लूट करेंगे। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है खेती उपज ऑर्डिनेंस 2020, उसमें कारपोरेट को खेती में जाने का अधिकार दे दिया गया। APMC एक्ट की ताकतें ख़त्म कर दी गई। गाँव से सीधा जाके कंपनियां जो कोई भी खेती की उपज है उसे खरीद सकती हैं। जो उनको सारा टैक्स था मंडी का वो माफ़ कर दिया। उसके साथ तीसरा था गारंटी वाला जो एक्ट था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती है, उसमें किसान के साथ जो है उपज का जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक फसल का भी हो सकता है, 2 साल या 5 साल का भी हो सकता है। इसके साथ जो कंपनियां हैं वो खाद, पेस्टिसाइड, खेती टेक्निक, पैसे तक किसान को देंगी। अगर कोई किसान और बीच में कोई झगड़ा पड़ जाता है, SDM या DC की कमेटी होगी, और इसके पास अगर नहीं तो अदालत जाने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी गड़बड़ इसमें। दूसरा, उसमें बहुत छोटी सी लाइन लिखी है, सबसे खतरनाक ये है कि आप कोई भी समझौता करते हैं, जो भाव है वो परिवर्तन के अधीन है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये मद लिखी हुई है कि जो भाव है परिवर्तन के अधीन है। मान लीजिए हमारे साथ 2000 क्विंटल का समझौता हुआ, आगे जाके हमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कह रहा है अभी अब इंटरनेशनल मार्केट में भाव गिर गए हैं तो हम आपको 1000 ही देंगे, तो हम कुछ नहीं करते। और जो क्वालिटी के मापदंड तय करने हैं वो कंपनी ने ही तय करने हैं। तो किसी वक्त भी हमें बोल सकती है भी आपकी क्वालिटी सही नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी उसमें ऑर्डिनेंस में प्रावधान है जो किसानों को उजाड़ने के लिए बहुत अधिक है।
और आपने इसका पंजाबी तर्जुमा करके किसानों में बांटा भी है? हाँ, हमने पंजाबी में उसका तर्जुमा किया और पंजाबी में द्वर्की हमें बोलते हैं पंजाबी में, वो छपवा के घर घर हमने 1 लाख द्वर्की छपवाई थी। तो गांव गांव बांट के घर घर बांटी। फिर इस ऑर्डिनेंस की आप मध्य देखे, सियासी पार्टियों का एटीट्यूड बताया। सो इसलिए आंदोलन इतना बड़ा हुआ, फिर घर घर हमारी बात पहुँचने में कामयाब हुए हम। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे कृषि कानून में सरकार कह रही है कि एमएसपी का तो हमने जिक्र ही नहीं किया, और आप लोग एमएसपी की लड़ाई कह रहे हैं कि एमएसपी सरकार भाग जाएगी, ऐसा क्यों समझते हैं? असल जो सरकार है कई वस्तुओं के अपने भाव एमएसपी दे रही है, केवल गन्ने पर खरीद कर रही है, और गन्ने के 2-2 साल के किसानों के पैसे अड़े हुए हैं अपने मिलों की तरफ से। और इससे अलावा कणक और गेहूँ जो अपने धान इस पर जो एमएसपी सरकार खरीद करती है, इसके अलावा जो बाकी फसलें उस पर सरकार बिल्कुल खरीद नहीं करती, मंडी से बाहर है। हुण मक्की है, मक्की का भाव 1850 रुपया जो बिक रही मंडी में, वो 900 को लेकर 1100 रुपये तक बिक रही है, क्योंकि जो सरकार मार्केट खरीद नहीं करती। सबसे बड़ा किसान का जो सरकार खरीद की गारंटी है, सरकार फसलें खरीदती है, वो जो घट्टो घट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत फसलें खरीदी जाती है, किसानों को एक फिक्स रेट। मोहम्मद गजाली, वाकई में जो किसानों की चिंताएं जब उनकी जुबानी सुनते हैं तो और गहराई से समझ में आती हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे। बहरहाल, अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। ये सिर्फ हरियाणा पंजाब में इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह किसानों का गुस्सा रोष नजर आया। और यहाँ पर लखीमपुर खीरी के किसान भी कृषि जो बिल है इसे काला बिल कह रहे हैं, काला कानून बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों ने नेपाल जाने वाले स्टेट हाईवे को, जो ये काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहती है, यहाँ पर जाम किया, यहाँ पे रास्ता रोका। पलिया में सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर विरोध पर निकल पड़े। किसानों के प्रदर्शन को कई जगह व्यापार मंडली और व्यापारियों का भी समर्थन देखने को मिला है। किसानों को व्यापारियों ने अपना जिस तरह से पूरा मालाएं पहनाकर इनको विदा किया है, और इनके साथ लगातार वो खड़े नजर आए। उधर जिला मुख्यालय पर तमाम किसान संगठनों के कार्यक्रम भी थे, तो इससे जाम भी लगा है। अमरोहा में किसानों ने तकरीबन 3 घंटे तक दिल्ली लखनऊ हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया है। इससे हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितना लंबा जाम होगा और कितनी भीड़ जुटी होगी। बाद में उन्होंने जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया है। किसानों ने मेरठ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया, और जिससे हाईवे पर काफ़ी लंबा बताया जा रहा है, मीलों लंबा जाम लग गया। यही हालत बागपत में भी देखने को मिली है। और इससे पहले दिल्ली से लगते हुए नोएडा में किसानों ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर को जाम किया था। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और अब हम आपको इसके बाद अब बिहार लिए चलते हैं। बिहार में भी चुनाव हैं, चुनावों की तारीखें सामने आ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सड़क पर ट्रैक्टर में नजर आए, प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई भी ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव ने कि एनडीए सरकार लगातार गरीब और किसान विरोधी फैसले ले रही है। और महाराष्ट्र भी इसे अछूता नहीं है। महाराष्ट्र के कई शहरों के साथ हैदराबाद और बेंगलुरु में भी कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कृषि बिल के खिलाफ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार ने कृषि बिल को, उस बिल को हम नहीं मानेंगे। तो ये कितना लंबा चला है विरोध प्रदर्शन। अब 29 तारीख तक इस तरह से किसानों का आह्वान है, ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हमारे देश की एक और जो समस्या है कोरोना, उसको भी कुछ गहराई से समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और अब कोरोना का बढ़ता संक्रमण। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उतनी ही तेजी से संसाधनों की कमी वहां पर होती दिख रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों के बूते कोरोना को हराने की बात हो रही है, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स का तमगा दिया जाता है। उनके लिए राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नए मास्क नहीं है। मास्क सुखाए जा रहे हैं, ग्लव्स को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, गॉगल्स भी बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आलम है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर का। सोशल मीडिया में आई इन तस्वीरों को खुद अस्पताल के कर्मचारियों ने शूट किया है। आरोप है कि ऐसे मास्क ग्लव्स के साथ उन्हें कोरोना संक्रमितों का उपचार करना पड़ता है। कई बार शिकायत की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। साफ करने के बावजूद भी ये चश्मा ब्लर ही दिखेगा। हमको पेशेंट के साथ इसी चश्मे के साथ काम करना है, जो कि कुछ नहीं दिख रहा है, और इसको हम लोग खुद से क्लीन करके ले जा रहे हैं। N95 मास्क को रीयूज करने के लिए दिया जा रहा है वो, और गॉगल्स को भी दिया जा रहा है रीयूज करने के लिए। जब हम लोग मास्क को निकालते हैं यूज़ करने के लिए तो कई बार क्लिप टूटा हुआ रहता है, रबर भी टूटा हुआ रहता है, और उसमें कभी कभी ब्लड का भी स्टेन रहता है, और गॉगल्स में भी सेम वैसे फफूंद लगा रहता है। उन लोगों की प्रॉब्लम्स जो उन्होंने दिखाया और जो बताया है, उसमें जो रीयूज़ करने वाले जो सामान को बताया गया है और दिखाया गया, जैसे आप लोगों को भी मालूम है कि आप लोगों के पास भी वो चीज़ है, और प्रशासन ये बोल रहा है कि वो हमें नहीं दिया जाता है। अगर एक स्टाफ वो गॉगल्स को दिखा रही है जो पहनी है पीपीटी किट के साथ में, वो साइड से टूटा हुआ है। इस अस्पताल में 1240 बेड हैं, जिसमें 500 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। अस्पताल में करीब 500 स्टाफ नर्स हैं। ओपीडी में रोज 700 से 1000 मरीज आते हैं। अस्पताल के करीब 100 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नर्स कैमरे पर शिकायत कर रही हैं, लेकिन अस्पताल कह रहा है कि वीडियो वहां का नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो है हमारे यहाँ जो भी स्टाफ को स्पेशली जो कोविड में ड्यूटी करते हैं, इन केस में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में किसी खोलने के बाद तो डॉनिंग करने के समय उनको किसी भी प्रकार के उसमें कोई टीयर या कुछ दिखता है तो वो तुरंत उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी संक्रमण के शुरुआत के दौर पर जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर का नाम देकर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, आज उन्हीं कोरोना वॉरियर को कोरोना से बचने के लिए नया मास्क भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सरकार उन्हें यूज किया हुआ मास्क दे रही है। ऐसे में भला स्वास्थ्य कर्मी खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों की जान कैसे बचा पाएंगे। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारत में पिछले 6 महीने से CSIR, ICMR, DST और DBT की तरफ से रिसर्च कर रहे हजारों छात्रों को फेलोशिप नहीं मिला है। सोचिए, नई दवा और नई तकनीक पर शोध करने वाले रिसर्चर आजकल मकान के किराए और 2 जून की रोटी में उलझे हुए हैं। रिसर्च स्कॉलर किस तरह की परेशानियां से जूझ रहे हैं और क्यों फेलोशिप मिलने में देरी हो रही है, देखिए हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। देश के नामी चिकित्सा संस्थान एम्स में अनिद्रा पर रिसर्च करने वाले लालचंद्र विश्वकर्मा के खुद की रातों की नींद हराम है। महोबा के रहने वाले लालचंद्र ने नौकरी के बजाय रिसर्च करने की सोची। JRF की परीक्षा पास कर रिसर्च में लगे। उनका ये शोध नामी अखबारों और रिसर्च पेपर में भी छपा, लेकिन दिल्ली में मकान का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। बीते 6 महीने से 35,000 रुपए की फेलोशिप नहीं मिल पाई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टाइम पर सैलरी मिलती है, मगर स्कॉलर्स को नहीं मिलती है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी रिसर्च इफेक्ट होती है। हम 100% अपना रिसर्च में दे ही नहीं पाते हैं। एम्स ही नहीं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में टीबी पर रिसर्च करने वाले संदीप कौशिक भी पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लैब बंद रही। अब एक तरफ रिसर्च पूरा करने का दबाव, दूसरी तरफ फेलोशिप न आने से संदीप खासी परेशानी में हैं। मेरा फेलोशिप मार्च के बाद से मुझे फेलोशिप नहीं मिला है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि मुझे अपना रूम रेंट देना है, मुझे अपने खाने पीने का व्यवस्था करना है, और कुछ और ज़रूरी चीज़ें जो चाहिए होती हैं उनके लिए मॉनेटरी नीड होती है, तो इन सब पे असर पड़ता है। तो
तो ओवरऑल एक जो आपका पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होता है, और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफेक्ट आता है, आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है थोड़ा। संदीप और लालचंद जैसे करीब 30,000 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर अलग अलग संस्थानों में शोध कर रहे हैं। इनको 31,000 से लेकर 55,000 तक की फेलोशिप मिलती है, लेकिन वक्त से फेलोशिप न मिल पाने की शिकायत को लेकर कई बार सड़कों से लेकर ट्विटर तक पर अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनकी सुनने को तैयार नहीं है। एनडीटीवी ने भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, उनको एक मेल भी किया, लेकिन विभाग की तरफ से हमें भी कोई जवाब नहीं दिया गया। आज से 2 साल पहले थ्रू आउट द इंडिया के स्कॉलर्स ने एक स्टूडेंट फोरम बनाया था, जो कि मेनली फेलोशिप हाइक के लिए था। और आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ऑफ स्ट्राइक के बाद में गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को सुना था। कुछ ऐसी फंडिंग एजेंसीज हैं जो कि स्कॉलर्स के लिए जो फंड होता है, जो उनकी स्कॉलरशिप्स होती है, उनको काफ़ी डिले कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और सेकंड थिंग ये है कि जो भी सारे स्कॉलर्स हैं वो इनोवेटिव रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। रिसर्च पर भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.7% खर्च करता है, उसमें भी लाल फीताशाही और कागजी खानापूर्ति के चलते रिसर्च में सालों साल खपाने वाले स्कॉलर्स को पैसा वक्त से नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए कि जो हमारे सरकारी बाबू हैं उनको तो तनख्वाह 1 से 10 तारीख के बीच में मिल जानी चाहिए, मिलती भी है, लेकिन जो इस तरीके के शोध के जो विद्यार्थी हैं जो कि रिसर्च में अपना सालों साल खपाते हैं और जो अच्छी रिसर्च करते हैं, उनको पैसा 5-5, 6-6 महीने विलम्ब से मिलता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में रिसर्च का भविष्य क्या होगा। दिल्ली से एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा कि आपने देखा, रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी ने बताया कि एनडीटीवी ने भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बार बार संपर्क करने की कोशिश की है, उनको एक मेल भी किया, लेकिन विभाग की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। अगर अब भी उनकी तरफ से कोई जवाब हमको मिलता है तो हम इसके साथ अपनी स्टोरी में बदलाव करके उसे चलाएंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं, बिहार ले चलेंगे आपको। और अब बात बिहार की। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिवाली से पहले नई सरकार यहां पर आ जाएगी। 3 चरणों में चुनाव होंगे। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 16 जिलों में और 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3 नवंबर को 17 जिलों में 94 सीटों पर वोट और 7 नवंबर को 15 जिलों में 78 सीटों पर मतदान होगा। इस बार वोटिंग के समय को 1 घंटा और बढ़ा दिया गया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कोरोना मरीजों के लिए अलग इंतजाम किए जाएंगे। जो जंगल राज की बातें करते हैं, आंकड़े पे अगर बात करेंगे, एनसीआरबी का ही आंकड़ा ले लीजिए, तो अगर ये कथाकथित अगर वो जंगल राज था तो ये तो राक्षस राज है, पहली बात। दूसरी बात, किसके चेहरे पे, नहीं चेहरे पे, लालू जी जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। और हम इतना स्पष्ट जरूर कर दें कि जब ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं इनके पास कोई उत्तर रहता, तो जनता को जवाब चाहिए ना। आप कोई भी बात कीजिएगा, पुरानी बातें कीजिएगा, कौन जमाने की बातें कीजिएगा, तो वो बासी पन्नों की बातें हैं। आगे बिहार का भविष्य कैसे सुधरेगा, हम कैसे तरक्की पर ले जाएंगे लोगों को, इन सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और अब खबर महाराष्ट्र से है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही लोग अपने दफ्तर जाने लगे हैं, पर रेलवे से सफ़र करने की अनुमति नहीं होने के कारण मुंबई एमएमआर इलाके के लोगों को बस से सफ़र करना पड़ रहा है। बसों की संख्या कम है और लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उन्हें घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। सोहित की रिपोर्ट।
अंधेरी के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले प्रदीप मुंबई से सटे डोंबिवली में अपने घर से सुबह 5:30 बजे निकलते हैं। 8 घंटों की उनकी ड्यूटी वैसे तो 9 बजे से शुरू होती है, पर बस से सफर करने के कारण उन्हें सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। ट्रेन से जहां उन्हें 1 घंटे का समय लगता था, तो वहीं अब केवल काम पर जाकर घर लौटने में उन्हें 7 घंटे लग जाते हैं। हम लोग 5:30 बजे, लगभग 5:30 बजे यहाँ से निकलते, घर से निकलते, क्योंकि इतना सुबह ऑटो भी नहीं रहता है और डेली ऑटो से आने के लिए हम लोग को परवड़ेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ का हम लोग को आने जाने का ट्रैवलिंग ही 7 घंटे का रहता है। सुबह 3 घंटा लगता है और आते टाइम 4 घंटा। 56 वर्षीय जगदीश सिंह को थाने आने जाने में 5 घंटों का समय लगता है। काम पर देरी से पहुँचते हैं, वेतन में कटौती की गई है। आप लोग ट्रेन से आते तो कितना समय लगता था? ट्रेन से आते तो 22-20, ज़्यादा ना 25 मिनट, बस 25 मिनट में पहुंच जाती थी। अभी शाम को 6 बजे उधर बैठेगा तो 12:30 बजे घर पे आती है। अच्छा, और फिर सुबह वापस जल्दी उठना पड़ता है? सुबह 4 बजे उठ के आएगा, इधर 5 बजे 6 बजे लाइन लगाना पड़ता है, तो 8 बजे बस मिलती है। अच्छा। और 11-12 बजे पहुँचती है हम लोग, फिर क्या काम करेंगे? तो ऑफिस वाले भी कुछ कहते हैं जब लेट वाले कहेगा तो सैलरी आधा दे रहे हैं, मतलब क्या रह गया, खाएंगे क्या, परिवार कैसे पालेंगे हम लोग? मुंबई MMR इलाके में 62 रूट हैं जहां पर 1050 बस चलाए जाते हैं। करीब 22,000 प्रवासी हर रोज इन बसों में सफर करते हैं। सरकार का दावा है कि उन्होंने बसों को बढ़ाया है, पर जमीनी स्तर पर इसका इतना असर देखने नहीं मिल रहा। कम से कम 2.5-3 घंटा तो लगता ही है जाने को। और आने के लिए 4 से 5 घंटा जाता है। तो 5 और 3 8-9 घंटा आपका केवल सफर। 8 घंटा। रेलवे से पहले जब जाते थे तब कितना समय लगता था? तभी 30 से 40 मिनट में पहुँचते थे। वो लोग बोलते हैं अभी जल्दी बस छोड़ते हैं, अभी देखेंगे। आज वो दिन बोले 5-5 मिनट में बस है, अभी तो 10 मिनट हुआ एक ही बस आया है। परसों में मेरे को 6 घंटे लगे थे CST जाने के लिए। 6 घंटे सिर्फ जाने के लिए लगे? सिर्फ जाने के लिए लगे थे। अच्छा। सुबह 7 बजे पकड़ा था तो 1 बजे ऑफिस पहुंचा था। आमतौर पर ये लोग रेलवे से सफर करते हैं, पर कोविड की वजह से हर किसी को रेलवे से सफर करने की अनुमति नहीं है। कई महीनों से इसी तरह से सफर कर लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई समाधान दिया जाए। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लोग पिछले कई महीनों से इसी तरह से परेशान हैं और कई परेशानी का सामना करते हुए काम पर जाने को मजबूर हैं। उनकी मांग है कि उनके लिए कोई कदम उठाया जाए। प्रशासन की ओर से दावा भी किया जाता है कि कदम उठाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका इतना असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।